वेलकम टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जूलॉजी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2023 बीएससी लाइफ साइंस सेमेस्टर थर्ड का बायोकेमिस्ट्री पेपर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब यूरिया साइकिल विद द हेल्प ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड डायग्राम्स, 10 नंबर का था। पार्ट सेकंड इसमें ऐड था, ऐड ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जो कि 5 नंबर का था। टोटल क्वेश्चन 15 मार्क्स का। देखो, यूरिया साइकिल जो आप लिखोगे, तो बिफोर स्टार्टिंग द साइकिल यू हैव टू गिव सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। क्या क्या ऐड करने हैं? तो यूरिया साइकिल इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट रिमूव्स टॉक्सिक अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। अब ये अमोनिया आता कहाँ से भाई? अमीनो एसिड्स के अंदर जो अमीनो ग्रुप है वहां से आता है, डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू। डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, ये सारी रिएक्शंस होती हैं जहां से इसका एक्सचेंज होता है इस ग्रुप का फ्रॉम द बॉडी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू यूरिया विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है उसमें 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं। एक नाइट्रोजन आपका जो बॉडी के अंदर रिलीज होता है फ्री अमोनिया, वहां से आता है। एक नाइट्रोजन जो एस्पार्टेट नाइट्रोजन उसके यूरिया साइकिल के बीच में एंटर करता है, उसके नाइट्रोजन से आता है। तो ये दोनों सोर्स हैं यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन आते हैं। तो अकर्स इन लीवर, लीवर के अंदर ये होता है। और लीवर के अंदर कहाँ होगा? पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। ये क्लियर हो गया। रिक्वायर्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म बोथ। In ureotelic organisms, the ammonia deposited in the mitochondria of hepatocytes is converted to urea in the urea cycle. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारी रिएक्शंस होती हैं, वहां पे जो यूरिया रिलीज, जो अमोनिया आपका रिलीज होगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। कन्वर्ट क्यों होगा भाई? लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, और अगर अमोनिया परसिस्टेंट रह गया तो डेथ। दिस पाथवे वॉज डिस्कवर्ड इन 1932 बाई हेंस क्रैब। ये वही वाले क्रैब हैं जो जिन्होंने क्रैब साइकिल बनाई थी। बट इसके अंदर एक और हमारे थे मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएट, दैट इज कुर्ट हेंसलिट। तो इस साइकिल को क्रैब्स हेंसलिट साइकिल भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में सपोज नाम चेंज करके आ जाए कभी, डिस्कस द क्रैब्स हेंसलिट साइकिल, तो यू हैव टू डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल। और अगर आ जाए डिस्क्राइब द क्रैब साइकिल, देन यू हैव टू डिस्कस ओनली क्रैब साइकिल। तो ये ध्यान रखना। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया इन 5 एंजाइमेटिक स्टेप्स। देखो भाई, डिफरेंट बुक्स आप पढ़ोगे, कोई कहेगा 4 स्टेप हैं, कोई कहेगा 5 स्टेप हैं। अगर आप टोटल स्टेप्स को काउंट करोगे तो वो 5 हैं, लेकिन जो मेन साइकिल के स्टेप हैं वो 4 हैं, तो मैं तो 5 ही मानूंगा। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया इन 5 एंजाइमेटिक स्टेप्स। अमोनिया कम्स फ्रॉम द अमीनो एसिड्स एंड बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब देखो, मल्टीपल सोर्सेस हैं, कुछ बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन भी होता है। ये सारा लेहनिंजर की बुक में मेंशन्ड है ये पॉइंट्स। अमोनिया जनरेटेड इन लिवर माइटोकॉन्ड्रिया इज इमीडिएटली यूज्ड टुगेदर विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री फॉर्म में तो होगा नहीं उसके अंदर, तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। प्रोड्यूस्ड बाई माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन टू फॉर्म कार्बोनिल फॉस्फेट इन द मैट्रिक्स। ये CO2 आएगा कहाँ से? क्रैब साइकिल जो रेस्पिरेशन के अंदर रिलीज होती है, वो CO2 होगा, ये अमोनिया होगा, और वहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ATP से रिक्वायरमेंट लगेगी, एक फॉस्फेट आएगा, तीनों मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट आपका बना देंगे। तीनों मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट आपका बनाएंगे, साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। कार्बोमाइल फॉस्फेट डोनेट्स इट कार्बोमाइल ग्रुप टू ऑर्निथिन टू फॉर्म सिट्रुलिन। अब ये सिट्रुलिन बाहर आ जाएगा। सिट्रुलिन पास फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। लेकिन मजा तब है जब आप साइकिल प्रॉपर ड्रॉ करोगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि साइकिल देख के बहुत बच्चों को लगता है डर कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में आप देख लो, लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। तो देखो, अमोनिया है। अब देखो, जितने भी आप लिखोगे यहाँ पे आयनिक फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि बॉडी के अंदर एसिड हो, बेस हो, वो जब प्रेजेंट होगा तो दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन देयर आयनिक फॉर्म। ये मान लो NH4 पॉजिटिव, ये आपका अमोनिया है। ठीक है भाई, अमोनिया आ गया। अब अमोनिया के अंदर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये अपने आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एंजाइम लगेगा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। एक होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, दैट इज द डिफरेंट एंजाइम। तो आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। किस किस से बनेगा? एक फॉस्फेट चाहिए
ठीक है भाई, फॉस्फेट चाहिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये तो आपका आ गया अमोनिया NH2, यहाँ ऐड कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होते हैं, दो, दो ऑक्सीजन C2, ये आ गए, एक फॉस्फेट ले लो, एक आप ले लो फॉस्फेट, तो यहाँ पे आपका एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आ गया। तो ये जो आपका अमोनिया रिलीज हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ गया, और यहाँ पे आपका एक फॉस्फेट आ गया, तो आपका स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज सिंपल कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब ये जो स्टेप है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑर्निथिन प्रेजेंट है, हम मानेंगे ऑर्निथिन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ऑर्निथिन का स्ट्रक्चर, इट इज एन अमीनो एसिड बट नॉन प्रोटीनोजेनिक, प्रोटीन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बट बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, ये इसकी साइड चेन। भाई ऑर्निथिन का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, CH2 3, ठीक है, ये ऑर्निथिन का ये साइड चेन है, और यहाँ पे क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड है इसलिए इसके साइड चेन में भी NH2 या NH3+, क्योंकि आयनाइज्ड फॉर्म हमें यहाँ पे लिखनी है, तो ऑर्निथिन का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। अब इस ऑर्निथिन को इसके साथ हम जोड़ेंगे, यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया आपका, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका रिलीज हो गया, तो ये वाला फॉस्फेट हट जाएगा, तो NH2C डबल बॉन्ड ONH, ठीक। अभी ये आपका ऑर्निथिन आ रहा है, यहाँ से हम ऑर्निथिन को लेके आएंगे और ऑर्निथिन के साथ हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये ऑर्निथिन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ हम कार्बोमाइल फॉस्फेट में से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हट जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑर्निथिन का स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्निथिन, और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड ONH2, ये आपका इतना स्ट्रक्चर ऊपर से आ गया। तो ऑर्निथिन के अंदर जब आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट वाला ये वाला पार्ट लग गया, देन इट विल फॉर्म द सिट्रुलिन, तो हमारा यहाँ सिट्रुलिन बन गया। अब ये सिट्रुलिन आपका आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, सिट्रुलिन कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। अब रिएक्शन चलेगी हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पे फिर से ATP की रिक्वायरमेंट है, सिट्रुलिन विल बी कन्वर्टेड इनटू सिट्रुलाइल AMP, सिट्रुलाइल AMP। अब देखो सिट्रुलाइल AMP का जो स्ट्रक्चर है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो कर सकते हो, वरना इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, तो आप सीधा लिख दो सिट्रुलाइल AMP। बहुत सारी बुक में तो ये इंटरमीडिएट है भी नहीं, सीधा यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट बना दिया है, सिट्रुलाइल AMP लगता है। अब यहाँ पे आपका आता है एस्पार्टेट, ये जो एस्पार्टेट का एक नाइट्रोजन है, इट इज द सेकेंड नाइट्रोजन सोर्स फॉर द आपका यूरिया मॉलिक्यूल, यूरिया मॉलिक्यूल के लिए सेकेंड नाइट्रोजन यहाँ से आएगा। एस्पार्टेट एच बी नो एस्पार्टिक एसिड, भाई एसिडिक अमीनो एसिड है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, और इसके साइड में CH2COOH, ये वाली साइड चेन लगी हुई है बिकॉज इट इज एन एसिडिक, एसिडिक अमीनो एसिड। अब ये एस्पार्टेट इसके अंदर करेगा एंटर, इसके अंदर एंटर करेगा। अब ये जो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके अंदर तुम्हें ऐड करना है एस्पार्टेट को, तो जैसे ही आप एस्पार्टेट को ऐड करोगे यू विल गेट आर्जिनोसक्सिनेट। अब ये देखो COO, ये COO आ गया, CH2 आ गया, CH आ गया, और ये COO यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला NH यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, तो आपका ये जो एस्पार्टेट है इसके अंदर एडजस्ट हो गया। बाकी ये प्रीवियस स्ट्रक्चर है, ये वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर है, तो यही स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है यूरिया साइकिल के अंदर, आर्जिनोसक्सिनेट। प्रीवियस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे और ये जो है NH2 यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा नया, ये बेसिकली नाइट्रोजन है बट आयनिक फॉर्म में आपका इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक तो नाइट्रोजन ये हो गया जो कि आपका बॉडी के अंदर जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वहाँ से आ रहा है, और ये वाला आपका एस्पार्टेट से आ रहा है, यही दोनों नाइट्रोजन मिलके आगे जाके यूरिया बनाएंगे। तो आर्जिनोसक्सिनेट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप स्टेप वाइज उसको जोड़ोगे ना तो थोड़ा बहुत बॉन्डिंग लगाओगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे फ्यूमेरेट आपका रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूमेरेट रिलीज हो जाएगा। तो फ्यूमेरेट में देखो ये 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन का यहाँ से कट होके ये निकल जाएगा बाहर, COO CH डबल बॉन्ड CH COO, ये 1 2 3 4, ये चारों आपके निकल गए बाहर, दैट इज फ्यूमेरेट इज रिलीज्ड। अब ये आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका, आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन के अंदर, आर्जिनिन भी एक अमीनो एसिड है।
तो आर्जिनिन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो बहुत बेटर है, नहीं तो यहीं से ड्रॉ करोगे। ये जब ये चारों निकाल लोगे तो सिंपली जो बचेगा यहाँ पे एडजस्ट कर दो बैलेंसिंग NH2, यू विल गेट द आर्जिनिन, सिंपल। आर्जिनिन आपका बन गया। आर्जिनिन के ऊपर एंजाइम आपका आएगा आर्जिनेज, ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल आएगा और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, NH2C NH2 डबल बॉन्ड O, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब यहाँ से ये NH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको भेज दो ऊपर। ये आपका ऑर्निथिन है। अब ये ऑर्निथिन आपका एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यू विल गेट ऑर्निथिन एज द बेसिक अमीनो एसिड। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लो ये अमोनिया है, इसको स्टार्ट करने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका आयनिक फॉर्म, 2 ATP के मॉलिक्यूल, दीज ऑल कंबाइंड टू फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये नाइट्रोजन अमोनिया से आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे एक आ गया आपका फॉस्फेट, ये मिलके आपका बना देंगे कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब यहाँ पे आपको एंजाइम के नाम भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, मतलब ATP डिपेंडेंट। स्टेप सेकंड के अंदर ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज आपका एंजाइम लगेगा। स्टेप थर्ड के अंदर आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम लगेगा। स्टेप 4 के अंदर आर्जिनो सक्सिनेज लगेगा और स्टेप 5 के अंदर आर्जिनेज लगेगा। तो बस ये ध्यान रखना कि ये वाले स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, बाकी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर है। इन दिस वे आपका यूरिया साइकिल थोड़ा सा इजी होने वाला है। सेकेंड पार्ट है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में एंजाइम्स आर क्लासिफाइड बाय द रिएक्शन दे कैटालाइज। लेनिंजर के अंदर एक आपकी टेबल दी हुई है, बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ द टेबल। अब एक आपका क्लास नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 मेजर क्लास ऑफ एंजाइम्स। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफिरेज, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। लाइएजेस, एडिशन of group to double bonds or formation of double bonds by removal of groups. Isomerases, transfer of groups within molecule to yield isomeric form. Ligases, formation of carbon 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 sulfur carbon oxygen bonds by condensation reaction coupled to cleavage of ATP. अब इसमें एक एक आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज में आपका ऑक्सीजिनेसेस एंड रिडक्टेसेस का एग्जाम्पल दे सकते हो। ट्रांसफिरेसिस में एसाइल ट्रांसफिरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफिरेज। हाइड्रोलिसिस के अंदर लाइपेज, फॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइडेजेस के दे सकते हो। लाइएसिस के अंदर सिट्रेट लाइएज, आइसोसिट्रेट लाइएज। आइसोमिरेज के अंदर ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमिरेज, म्यूटेज का एग्जांपल दे सकते हो। लाइगेज के अंदर DNA लाइगेज। तो ये आपका हो गया एंजाइम। एड ए नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इतना लिख दोगे मोर देन सफिशिएंट। बट इफ यू नो मोर नॉलेज, अगर आपको और ज़्यादा लिखना है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हो, हाउएवर दैट इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें था, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड। और इसके अंदर पार्ट ये 8 नंबर का था और पार्ट भी अटैच था। ब्रीफली डिस्क्राइब ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। देखो बायोकेमिस्ट्री है, थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो भाई बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड, आपको ये पता होना चाहिए कि ये 16 कार्बन का सिस्टम है। फैटी एसिड एंट्री इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, पहली बात तो ये है जब आपका बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो फैटी एसिड को पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। भाई बीटा ऑक्सीडेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा, बट फैटी एसिड कम्स फ्रॉम आउटसाइड। तो कैसे आएगा, आपने देखा होगा वन वर्ड डेफिनेशन में इसमें पूछा था कार्निटिन क्या है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये आपका है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन तो आपकी परमीबल होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका फैटी एसाइल कोए है, ठीक है, RCO, यहाँ पे फैटी एसाइल कोए। तो अब इस फैटी एसाइल कोए के अंदर यहाँ पे कार्निटिन मॉलिक्यूल ऐड होगा। जो फैटी एसिड का जब फैटी एसाइल कोए होता है दैट इज चार्जिंग ऑफ फैटी एसिड, वो एक अलग रिएक्शन है। बट अगर आप सारी रिएक्शन ड्रॉ करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम फैटी एसाइल कोए हमने बना दिया, यहाँ पे हमने कार्निटिन ऐड कराया। अब ये कार्निटिन ऐड होने के बाद ये चला जाएगा अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के, यहाँ पे ये कार्निटिन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम लगने वाले हैं कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 यहाँ पे लगेगा, जो कि कार्निटिन मॉलिक्यूल को ऐड करेगा
और कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 2 जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और ये कार्निटिन मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। तो हो सकता है अगली बार एग्जाम में कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 और कार्निटाइल एसाइल ट्रांसफेरेज 2 दोनों में आपका आ जाए डिफरेंशिएट, तो आप समझ जाओ एक साइटोप्लाज्म में एक आपका अंदर है। अब ये यहाँ पे अंदर आएगा, फिर ये आपका यहाँ पे एसाइल कोए ग्रुप जुड़ेगा और ये फैटी एसाइल कोए आपका अंदर रिलीज हो जाएगा। इस पूरे ओवरऑल का काम यही था कि इस फैटी एसाइल कोए को एंट्री कराओ बस कार्निटिन शटल सिस्टम के थ्रू। तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब इसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन की स्टार्टिंग होगी, तो ये स्टेप आप स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो। हावेवर प्रायर टू ट्रांसपोर्ट देयर इज कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू फैटी एसाइल कोए टेक्स प्लेस। इसी को तो बोलते हैं चार्जिंग ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसाइल कोए देन एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया वाया कार्निटिन ट्रांसपोर्टर। Inside mitochondria, this carnitin is released and fatty acyl CoA is released for oxidation. कार्निटिन आपका निकल गया, वो बाहर आ जाएगा, फिर वो दूसरे फैटी एसिड को पकड़ेगा। तो बीटा ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स 4 बेसिक स्टेप्स। अब देखो बीटा ऑक्सीडेशन में 4 स्टेप हैं जो बार बार साइक्लिकली रिपीटेड होते हैं। पहला है डीहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन बोलते हैं सेकेंड स्टेप। फिर आपका ऑक्सीडेशन और लास्ट आपका है थायोलिसिस। अब देखो जब हम बीटा ऑक्सीडेशन को ड्रॉ करेंगे तो पहले आपको बता दिया कन्वर्जन ऑफ फैटी एसाइल कोए। पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आप पहले देख चुके हो, तो ये इसमें 16 कार्बन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 16 कार्बन ड्रॉ नहीं किए, मैंने ड्रॉ किए हैं 1 2 3 4। बाकी आर लगा दो इसमें, बाकी आर लगा दो, या तो आप पूरा भी ड्रॉ कर सकते हो, फिर वो पूरे पेज पे आएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। या फिर ब्रैकेट में C16 लिख दो जो कि लेनिंजर की बुक में लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, क्योंकि ये 16 कार्बन है, इसमें ये कोएंजाइम ए लगा हुआ है। अब ये देखो जो फर्स्ट कार्बन यहां से है ये है आपका अल्फा कार्बन। कार्बोक्सिलिक कार्बन जो आपका होता है वहां से पहला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन है। पहले स्टेप में एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा, FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, और न्यू डबल बॉन्ड इज क्रिएटेड हियर। बीटा कार्बन के पास आप देखोगे, बीटा कार्बन के पास देयर इज क्रिएशन ऑफ न्यू डबल बॉन्ड, ठीक है भाई, क्रिएशन ऑफ न्यू डबल बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे ट्रांस डेल्टा 2, मतलब कार्बन 2, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। तो सेकेंड कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, दैट इज ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए। पहले स्टेप में यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे चले जाएगा, ये आपका हो गया। फिर आपका वाटर मॉलिक्यूल आएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यहाँ पे इनॉइल कोए हाइड्रेटेज, ये आपका एंजाइम लगेगा, और ये क्रिएशन ऑफ न्यू OH ग्रुप, क्रिएशन ऑफ न्यू OH ग्रुप, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा के ऊपर न्यू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। स्ट्रक्चर अगर आपको एक याद हो गया ये वाला, तो बस इसके रेफरेंस में एक डबल बॉन्ड आ गया, एक OH जुड़ गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। फिर आपका आएगा एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बोलेंगे बीटा कीटो एसाइल कोए, कीटोन ग्रुप का एडिशन उसी कार्बन पे अल्फा बीटा। अब इस बीटा कार्बन पे ही सारी कहानी हो रही है, डबल बॉन्ड वो आ गया यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद थायोलेज, थायोलेज क्या करेगा यहाँ से क्लीव कर देगा इसको। थायोलेज जो आपका सल्फर वाला ग्रुप है इसकी क्लीविंग होगी, बट ये अकेला क्लीव नहीं होगा, यहाँ से लेके टूटेगा इसको। तो कोए SH यहाँ पे को एंजाइम ए आपका आएगा जो कि यहाँ जुड़ जाएगा और ये 2 कार्बन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो आप देखो CH3COO, ये आपका एसिटाइल को एंजाइम ए निकल गया बाहर। तो जितनी बार ये टूटेगा फैटी एसिड, इट विल ऑलवेज ब्रोकन एट द 2 कार्बन, सिर्फ 2 कार्बन लेके ये बाहर जाएगा, 2 कार्बन आपका लेके बाहर जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। जितनी बार ये साइकिल चलेगी देयर इज रिलीज ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और जब ये 16 कार्बन का था स्टार्टिंग के अंदर, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल इसके पास चले गए, तो बचे कितने, C14 एसाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो C14 वाला बच गया, ये फिर से आपका यहाँ जाके स्टार्ट करेगा बीटा ऑक्सीडेशन,
और ये जो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप आपके साइक्लिकली रिपीट होंगे जब तक कि ये पूरा ना ब्रेक डाउन हो जाए, until and unless it is broken down to the 2 कार्बन। तो कितनी बार साइकिल चाहिए? एक बार तो ये हो गया, ठीक है भाई, एक बार ये हो गया, तो अब लगा लो टोटल 7 टाइम्स क्लीवेज होगा। 7 टाइम जब क्लीवेज होगा तो आखिरी में आपका एक बचेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, उस पर कोई साइकिल नहीं चलेगी। तो टोटल साइकिल रिक्वायर्ड 7, एक बार ये हो गया तो अब इसमें 6 बार साइकिल और चलेगी। साइकिल विल रन 6 मोर टाइम्स टू जनरेट 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब देखो ये C14 का है, एक साइकिल चल गई, फिर ये C12 में कन्वर्ट हो जाएगा, अनदर साइकिल, एक साइकिल मतलब चारों स्टेप। फिर C10 होगा, फिर एक साइकिल चलेगी, C8 होगा, फिर साइकिल चले, C6, C4, अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम है। तो 6 बार साइकिल चली, 1 2 3 4 5 6, 6 बार यहाँ चली, एक बार यहाँ चली, 6 और 1 7, तो 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ से प्रोड्यूस हुए, प्लस एक आपका आखिरी में जो बच गया, आखिरी में तो 2 कार्बन ही बचेंगे ना, उसमें क्या साइकिल चलेगी, तो यू विल ऐड दिस, हेंस टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका प्रोड्यूस होगा पामिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से। अब आप देखो कि हर साइकिल के अंदर देयर इज रिलीज ऑफ FADH2 एंड रिलीज ऑफ NADH। तो एक FADH2 और एक आपका NADH रिलीज हो रहा है यहाँ पे, तो 8 एसिटाइल कोए, 7 FADH2, 7 NADH रिलीज हो रहे हैं। 8 एसिटाइल कोए एक क्रैप साइकिल में 10 ATP रिलीज होते हैं बाय कंसीडरिंग 2.5 एंड 1.5 सिस्टम। तो 80 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ से आ गए, 7 FADH2 से आपका आ गया 10.5, 7 NADH से आ गया 17.5, और ये हो गया 108 ATP मॉलिक्यूल। बट जब आपकी चार्जिंग होती है फैटी एसिड की जब वो कन्वर्ज होता है फैटी एसाइल कोए में, वहां पे 2 ATP के मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाते हैं, तो नेट गेन आपका होगा 106 ATP फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पामिटिक एसिड। In each cycle there is release of 1 acetyl CoA molecule. After every cycle the carbon skeletal reduced by 2 carbon. Acetyl CoA can be further oxidized in the citric acid cycle. अब ये जो acetyl coenzyme A निकल रहे हैं यहाँ पे, what will be their fate? They will enter into the Krebs cycle and produce energy. Simple. Now oxidative phase of pentose phosphate pathway, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले ग्लूकोज आपका आता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट करानी है या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मुझे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में सेंड करना है। ये बेसिकली डिपेंड करता है सेल के ऊपर। अगर मान लो सेल को रिक्वायरमेंट है DNA सिंथेसिस और भी वो सब शुगर वगैरह 5 राइबोस शुगर की, तो फिर वो कहेगा भाई ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, इसको HMP पाथवे भी बोलते हैं, तो इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे वो भी बोलते हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस में एंटर इनटू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज योर इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद आपको ये सारे स्टेप्स लिखने हैं। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज और छठे कार्बन पे फॉस्फेट लगा है, तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये लेनिंजर की बुक के अंदर साइक्लिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हमें इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था CH2OH, यहाँ पे C जितने 6 कार्बन का है, HOH थर्ड पे रिवर्स HOH, फिर ये CHO, फिर यहाँ से ये वाला जो कार्बन है 5th वाला, ये थोड़ा सा साइक्लिकल स्ट्रक्चर बना देगा। अब यहाँ पे पहला एंजाइम आपका आएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आपने देखा होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। बहुत सारे लोगों के अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, G6P डिहाइड्रोजिनेज या G6PD डेफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। और अगर ये डेफिशिएंसी है देन इट मीन्स दैट पर्सन इज इम्यून टू द मलेरियल पैरासाइट। क्यों? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर डेफिशिएंसी होगी तो फर्दर
इसके जो स्टेप्स हैं वो होंगे नहीं। और इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव और एक आपका नॉन ऑक्सीडेटिव। और इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ NADPH मॉलिक्यूल होता है। NADPH दो बार निकलता है इसके अंदर। ये NADPH सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रिवेंट करते हैं। अगर ये NADPH नहीं होगा तो सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहेगा, और जो मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम, उसकी जो ड्रग्स होती हैं, उसकी जो मेडिसिन होती हैं, वो सारी की सारी मेडिसिन दैट इज क्रिएटिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इनसाइड द सेल। तो अल्टीमेटली अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो आपके सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये जो NADPH मॉलिक्यूल है ये कम करता है। NADPH कम करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, बट अगर ये होगा ही नहीं क्योंकि ये एंजाइम ही नहीं है आपके पास, तो स्ट्रेस होगा और मलेरियल पैरासाइट आपके बॉडी में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ये एडवांटेज है उसका। बट बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस, बट वी हैव टू फोकस ऑन द ऑक्सीडेटिव फेस ओनली। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे NADPH आपका बन गया, NADP प्लस यहाँ पे आएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे एंजाइम आएगा, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 6 फोस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन के अंदर। बेसिकली देयर इज लैक्टोन फॉर्मेशन, ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एंजाइम आएगा लैक्टोनेज आएगा, वाटर आएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू 6 फोस्फोग्लूकोनेट। 6 फोस्फोग्लूकोनेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बीच के बॉडी के स्ट्रक्चर वैसे रहेंगे, खाली यहाँ ऊपर की तरफ चेंज होगा, यहाँ पे CO, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे चेंज हुआ है ऊपर के अंदर। इसके बाद इस स्टेप पे देर इज फर्दर रिलीज ऑफ NADPH, NADP प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADPH, और यहाँ पे आप देखो ये कितने कार्बन का है, इट इज 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, एक CO2 रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन कितने का हो जाएगा, नेक्स्ट कंपाउंड 5 कार्बन का हो जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा 6 फोस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे आप देखोगे एक कार्बन आपका कम हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा। सो आपका ये नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा डी राइबुलोज 5 फॉस्फेट, 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का बनेगा क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट एंजाइम आएगा फोस्फोपेंटोज आइसोमेरेज, फोस्फोपेंटोज आइसोमेरेज आएगा। तो ये आपका देख रहे हो कीटोन ग्रुप है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा डी राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर। अब ये जो डी राइबोज 5 फॉस्फेट है ये आपका डिफरेंट पाथवे में जाएगा, जहाँ DNA RNA न्यूक्लिक एसिड वगैरह सिंथेसिस होगी, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है आपका, 2 NADP प्लस के मॉलिक्यूल लगेंगे, एक H2O लगेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा, एक CO2 रिलीज होगा, 2 NADPH मिलेंगे। ये NADPH बहुत रिक्वायर्ड है सेल के लिए, ये सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे। सो द नेट रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ NADPH, a reductant for biosynthetic reactions, and ribose 5 phosphate, a precursor for nucleotide synthesis। तो ये आपका हो गया पार्ट 2 ऑफ द सॉल्व्ड पेपर दिसंबर 2023। इसके अंदर पार्ट 3 एंड पार्ट 4, फिर आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल बी बेनिफिटेड। फॉर गेटिंग द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्व्ड पेपर एक चैनल आपका क्रिएट किया जाएगा जिसमें सारी ये PDF अवेलेबल रहेगी।